ओके। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए। इसमें हम बात करेंगे आपकी सेकंड बुक जो राजनीति सिद्धांत वाली है, इसके चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक न्याय, इंग्लिश में कहें तो सोशल जस्टिस। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर आप अपना नया सिलेबस देखेंगे तो उसमें चैप्टर का नाम अब छोटा कर दिया गया है, जो कि है केवल न्याय, यानी कि ओनली जस्टिस। ओके बच्चों, तो आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकल सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एनुअल या फिर कह सकते हो फाइनल टर्म टू एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है बच्चों, और हम वे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपसे हर बार पेपर में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय चैप्टर के वे क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपसे पूछे गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिए जाएंगे। बस आपको करना क्या है, आज का जो एपिसोड है इसे आप कंप्लीटली एंड तक देख लेना, और इसके बाद में आपके इस चैप्टर की बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होने वाली है। तो चलिए, ये तो 1 मिनट का हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की। ओके, वेल देखिए, पहला जो हमारा प्रश्न है इसमें आपके 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। पहला प्रश्न है कि भाई न्याय का अर्थ क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि न्याय का अर्थ क्या है। दूसरा ये है कि न्याय के प्रति जो विभिन्न अवधारणा है ये क्या है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका 2 मार्क्स का, यानी कि आपको न्याय समझाना है, इसकी परिभाषा, न्याय के वर्ड का मतलब क्या है, और न्याय के लिए जो कुछ अवधारणाएं दी गई हैं वो क्या क्या है। ओके, अच्छा, इसमें एक वर्ड अगर मैं जोड़ दूं न्याय में कि भाई सामाजिक न्याय का क्या मतलब है, ठीक है ना, तो इसकी जो डेफिनेशन वो चेंज हो जाएगी। तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा अच्छी तरीके से। चलिए, पहले हम बात करते हैं कि न्याय का मेन मीनिंग क्या है। तो देखो, न्याय का अगर हम नॉर्मली रूप में देखें तो न्याय का संबंध हमारे जीवन व सार्वजनिक जीवन से जुड़े नियमों से होता है। यानी कि न्याय जो है वो बेसिकली कोई एक तरीके की वस्तु नहीं है, कोई क्रिया नहीं, बल्कि ये जो है वो कुछ ऐसे नियम होते हैं जो एक व्यक्ति के पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंग और एक सोसाइटी लाइफ जो होती है उसके अकॉर्डिंग जुड़े हुए होते हैं। और ये जो नियम होते हैं इनके द्वारा समाज में जो भी अवसर होते हैं, कर्तव्य होते हैं, लाभ होते हैं, उनका बंटवारा किया जाता है न्यायपूर्ण तरीके से। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम न्याय। यानी कि न्याय कुछ ऐसे जुड़े नियम है जो हमसे, हमारे समाज से जुड़े हैं, जिससे हमें लाभ, हमें कर्तव्य, हमें संसाधनों का बंटवारा मिलता है, इसको बोलते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा न्याय शब्द जो है इसका मतलब समझाओ। तो बेसिकली न्याय जो है वो अंग्रेजी भाषा के एक शब्द जस्टिस से निकला हुआ है। ठीक है, जस्टिस जो है बेसिकली लैटिन भाषा का शब्द है जो जूस है। ठीक है ना, जूस का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, बंधन एक तरीके से या फिर बांधना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्याय, ध्यान से समझ लेना भाई, न्याय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जस्टिस बोलते हैं। ठीक है ना, और जस्टिस किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का है। ठीक है, तो लैटिन भाषा में ये जो जस्टिस है उसका जो पहला पार्ट है जस्ट, इसका मतलब होता है बंधन, यानी कि बांधना। तो यानी कि न्याय जो है ये बेसिकली एक उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जुड़ा हुआ होता है। अतः न्याय समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के उसका उचित हक देने से संबंध रखता है। यानी कि न्याय जो है वो किसी एक व्यक्ति से, 2 व्यक्ति से नहीं, बल्कि सभी से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, और साथ ही समाज में जो भी व्यक्ति रहते हैं उनके लिए जो अवसर उन्हें दिया जाता है, जो उनके लिए उचित हो सकता है, वो देना ही न्याय कहलाता है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं न्याय। आगे आगे जब पूरे चैप्टर को आप समझोगे ना तो आप इस थ्योरी को और अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन मैंने ऐड किया था कि भाई सामाजिक न्याय क्या है, इसको समझने के लिए तो उससे पहले आप एक छोटी सी चीज समझो कि जब हमारा भारत पुराना रहा होगा, यानी कि प्राचीन टाइम पे, आज से 1000-2000 साल पहले, तो इस समय जो न्याय था वो कैसा रहा होगा। तो उस समय जो न्याय था बच्चों, वो जुड़ा हुआ था धर्म के साथ में, और धर्म का पालन करवाने किसका मेन काम होता था, किसका, बेसिकली राजा का होता था। तो यानी कि प्राचीन भारतीय समाज में जो न्याय था वो धर्म से जुड़ा हुआ था, जिसमें राजा एक सर्वोच्च कड़ी होता था। इसी का मेन मकसद होता है को लागू करना। ठीक है, वर्तमान समय में अगर सामाजिक न्याय को देखें तो किसी भी मनुष्य के साथ में किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वर्ग, जाति, लिंग, क्षेत्र, रंग, किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही जिस व्यक्ति की जो योग्यता है उसे उसके अनुसार विकास के अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, और कानून के समक्ष सभी समान होने चाहिए। लेकिन कुछ मामलों में जैसे महिलाएं हैं, कुछ वंचित वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, ओबीसी, तो इन सभी को कुछ विशेष सुविधाएं दे दी जाती हैं जिससे अपना विकास कर पाते हैं। तो इसको बोलते हैं सामाजिक न्याय। ठीक है ना, ओके। न्याय का अर्थ समझ में आ गया, न्याय वर्ड का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, और सामाजिक न्याय का। ओके, वेल, अब जो दूसरा इसमें पार्ट हमारा ऐड था, बेसिकली तीसरा है ये, तो कि न्याय के प्रति विभिन्न अवधारणा। तो पहली अवधारणा ये है बच्चों कि ग्रीक दार्शनिक प्लेटो की अवधारणा। ठीक है, तो प्लेटो बेसिकली एक ग्रीक दार्शनिक थे।
इन्होंने अपनी किताब लिखी थी, इसका नाम था द रिपब्लिक। इन्होंने कहा कि जो न्याय है वो बेसिकली न्याय जो है लोगों का जीवन कार्यात्मक विशेषता के अनुरूप है, यानी कि लोग जो उनकी योग्यता है उसके अनुसार यदि हम उसे कार्य दे देते हैं उसकी विशेषज्ञता के अनुसार, तो ये एक न्याय हो जाएगा। ठीक है, ये इनका मानना था। दूसरे आ जाते हैं चीनी दार्शनिक जिनका नाम था कन्फ्यूशियस। तो ये कहते हैं भाई कि जो भी बंदा समाज में है अगर वो गलत करता है तो भाई उसे दंडित करो, और वो अगर अच्छा करता है तो भाई उसे पुरस्कृत करो। हाँ, इससे ये फायदा होगा कि जो गलत करेंगे उनमें भी ये समझ आ जाएगी कि वो आगे टाइम पे गलत ना करें, क्योंकि जो अच्छा करता है उसे पुरस्कृत किया जाए, सम्मान दिया जाता है। ये चीज किसने कही? कन्फ्यूशियस ने। तीसरे आ जाते हैं सुकरात। तो सुकरात ने ये कहा कि देखो भाई, मैं इस बात को मानता हूं कि गलत करने वाले गलत करेंगे तो दंड मिलेगा, सही करने वाले सही करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा, लेकिन वो कैटेगरी यदि सभी अन्यायी हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है भाई, कोई सुरक्षित रहेगा ही नहीं। इसीलिए क्या करना चाहिए कि जिस व्यक्ति का जो हिस्सा है आप उसे दे दो, ठीक है ना, उसे उसका शोषण मत करो बेसिकली। चौथा है इमैनुअल कांट का, ठीक है ना, ये कहते हैं कि भाई हर एक वो व्यक्ति जो उसकी अपनी प्रतिभा के अनुसार, जो उसके विकास के अनुसार, जो उसकी योग्यता है उसके अनुसार जो उसे मिलना चाहिए अवसर के रूप में, वो उसे दे दो। लेकिन सुकरात कहते हैं कि उसका जो हिस्सा है वो दे दो, लेकिन इमैनुअल कांट कहते हैं कि जो उसका अवसर है, मतलब कि जो उसका प्राप्त है वो दे दो। तो सिंपल सी ये बातें आ जाती है। ठीक है भाई, आ गया समझ में? न्याय क्या है, न्याय का अर्थ क्या है, और सामाजिक न्याय, एंड देन की जो कुछ अवधारणा है इसके बारे में। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस, ठीक है ना, तो नॉर्मली मीनिंग क्या है जस्टिस का ये देख लेंगे, फिर जस्टिस वर्ड का क्या मीनिंग है आप ये देख लेना, एंड देन इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी व्हाट इज जस्टिस या फिर हाउ विल जस्टिस कंसीडर्ड, तो ये देख लेना, एंड देन सोशल जस्टिस जो है इसका मीनिंग क्या हो। ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन दैट कि डिस्क्राइब द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स टुवर्ड्स जस्टिस, तो यहाँ पे बहुत से हैं भाई। पहला आ जाता है प्लेटो, दूसरा आ जाता है कन्फ्यूशियस, तीसरा आ जाता है सुकरात, और चौथा आ जाता है बच्चों इमैनुअल कांट का। ओके भाई, समझ लेना आप इसको वीडियो को पॉज करके। वेल, बात करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन भी बेसिकली बच्चों आपको 2 ही मार्क्स का है कि भाई न्यायपूर्ण जो बंटवारा होता है इसका क्या मतलब है, कि न्यायपूर्ण बंटवारा। देखिए आप सभी को इतना तो पता ही है कि आखिर बंटवारे का क्या मतलब है, लेकिन जब इसमें ये वर्ड जोड़ दिया गया ना कि न्यायपूर्ण बंटवारा, तब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको अच्छे से समझा दूं। देखो, सामाजिक न्याय का अर्थ हम क्या मानते हैं कि समाज में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सेवाएं हैं, प्लस में, ठीक है ना, जो भी अवसर होते हैं वो हर एक व्यक्ति में उचित रूप से बंट जाने चाहिए, इसी को बोलते हैं न्यायपूर्ण वितरण। ठीक है, अब ये जो वितरण होता है, चाहे वस्तुओं का हो, सेवाओं का हो, ठीक है, चाहे फिर किसी भी प्रकार के अवसर का हो, ये वितरण बेसिकली इस तरीके से होना चाहिए कि विभिन्न समूह, व्यक्ति, ताकि जो नागरिक हैं उन्हें जीवन जीने का समान धरातल मिल सके। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने जाति के आधार पे, ठीक है, आपने बेसिकली भेदभाव के आधार पे आपको ये सब नहीं करना है। जब भी किसी संसाधन का, सेवा का, वस्तु का, अवसर का वितरण करें या कोई नौकरी निकालें तो उसमें आप भेदभाव बिल्कुल भी ना करें, इसको बोलते हैं न्यायपूर्ण बंटवारा। अब भाई इसके रक्षा के लिए बहुत से कदम उठाए गए, जैसे कि छुआछूत का उन्मूलन किया गया, प्रथा जो थी, आरक्षण की व्यवस्था की गई महिलाओं के लिए भी, वंचित लोगों के लिए भी, ठीक है ना, राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार कदम भी उठाए गए जिससे कि जमींदारी व्यवस्था खत्म हुई, ठीक है ना। और ये भी है भाई कि सरकार ने मान लेते नियम बना दिए कि इस तरीके से सबको ये मिल जाएगा, लेकिन सरकार की ये एक जिम्मेदारी बनती है कि हम कानून के हिसाब से, नीतियों के हिसाब से ये देखें कि जो हमने दिया है नागरिकों को, क्या वो सही रूप से चल भी रहा है या नहीं, ये चीज यहाँ पे आ जाती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं कि न्यायपूर्ण बंटवारे का मतलब क्या है। ओके, चलिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहां से देख सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो आप ऐसे समझ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ये प्रश्न जो है वो आपसे 6 मार्क्स में पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है ना, ये वाला आपका जो प्रश्न है ये आपसे 6 मार्क्स में पूछा गया, बहुत बार, 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है कि भाई न्याय के विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए। भाई न्याय के 3 से 4 आयाम है, वो जो आयाम है उनको अलग से पूछा जा सकता है 2-2 मार्क्स में, 3 से 4 नंबर, 3 से 4 बार, ठीक है ना, ध्यान से समझ लेना। न्याय के विभिन्न आयाम, तो बेसिकली पहले तो आपको यही पता होना चाहिए न्याय का क्या मतलब है, तो सिंपल सा बता दिया कि न्याय का संबंध हमारे जीवन से, हमारे सार्वजनिक जीवन से जो नियम जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं, जिसके द्वारा सामाजिक लाभ हो गए, कर्तव्य हो गए, इन सभी का बंटवारा, संसाधन, अवसर, ये इनका होता है, ठीक है ना। अब इसके कई आयाम होते हैं, जिसमें से बात करते हैं सबसे पहले आयाम। सबसे पहला आयाम है बच्चों विधिक न्याय, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे सर जी न्याय तो समझ में आता है, लेकिन ये विधिक न्याय का क्या मतलब है। देखो, विधिक न्याय का मतलब सिंपल सा ये है, ये न्याय की एक बहुत ही बड़ी और अहम भूमि, एक अहम परिभाषा है, ठीक है ना। बेसिकली
समाज में विधिक प्रक्रिया के रूप में विद्वान है। हमारा जो समाज है उसमें बहुत सारी विविधताएं फैली हुई हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो विधिक न्याय है ये कोर्ट ऑफ लॉ विधि की व्याख्या करता है तथा विवाद में सम्मिलित वादियों के पक्ष विपक्ष सुनने के पश्चात इसे अधिनियमित करता है। यहाँ न्याय विधि न्यायालय द्वारा प्रशासित है तथा न्यायाधीश को व्याख्या तथा न्याय का प्रतीक माना जाता है। देखो सिंपल सी बात ये है, ये जो विधिक न्याय है इसका मतलब ये है कि संविधान के अकॉर्डिंग जो कोर्ट ऑफ लॉ विधि है, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ विधि में एक न्यायालय होता है, उसका एक जज होता है। जज उस किताब के अकॉर्डिंग, जो कोर्ट ऑफ लॉ विधि की किताब है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है कि जो भी मुकदमा वगैरह होता है उसको सुनता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ठीक है। और जो सही लगता है कानून के अकॉर्डिंग वो उसके हिसाब से उसके फेवर में फैसला सुना देता है। तो इसको बोलते हैं विधिक न्याय, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, सिंपल सा, ठीक। दूसरा आ जाता है बच्चों राजनीतिक न्याय। इसका मतलब ये है कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक न्याय का अर्थ है समान राजनीतिक अधिकारों को प्रेरित करना। यानी कि आप सभी को पता है राजनीतिक अधिकार में क्या क्या शामिल हो जाते हैं, जैसे कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, ठीक है ना, और साथ ही खुद को निर्वाचित, यानी कि हम खुद अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, ठीक है, हमें अवसर की समानता है, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता है, हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रताएं हैं। तो राजनीतिक न्याय जो है वो ये कहता है कि ये जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं इन सभी को पूरी तरीके से नागरिकों को ये मिलनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक न्याय राजनीति के क्षेत्र में लोगों की भूमिका को बढ़ाने के लिए उन्हें कई सारे अधिकार देता है, जिससे लोगों को ये ना लगे कि हम पे कोई और ही राज कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कोई गवर्नमेंट है हमारी, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे बेसिकली सीएम हो या पीएम हो, ठीक है ना, यानी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, तो इसमें हम सभी का ही हाथ होता है चुनने के लिए। तो वही राजनीतिक न्याय दर्शाता है कि भाई इन्हें ऐसा ना लगे कि ये राजनीति से दूर है, इनकी भी जो सहभागिता है वो इसमें जोड़ो। इसी को बोलते हैं राजनीतिक न्याय, सिंपल है। ओके, चलिए अब दो अभी यहाँ पे और आ जाते हैं, जिसमें से तीसरा जो है वो आ जाता है सामाजिक न्याय। तो अभी जैसा कि हमने देखा कि इसका अर्थ ये है कि समाज में जितनी भी प्रकार की विषमताएं हैं, यानी कि जितने भी प्रकार के जो भेदभाव फैले हुए हैं इनको समाप्त करो, ठीक है। और साथ ही जितने भी जीवन जीने के पारस्परिक क्षेत्र हैं, ठीक है ना, उस मामले में हर एक व्यक्ति एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। हर किसी भी मनुष्य के साथ में आपको भेदभाव नहीं करना है, सभी मनुष्यों को अपने जीवन जीने के विकास के लिए अवसर मिलने चाहिए, कानून के समक्ष सभी समान होने चाहिए तथा जो वंचित वर्ग है इन्हें कुछ सुविधा दे देनी चाहिए, साथ ही इन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार भी दो, इनकी सुरक्षा भी करो, ताकि सभी के सभी, चाहे महिला, वंचित वर्ग, नॉर्मल, जनरल कैटेगरी, हर एक बंदा अपना विकास कर सके। इसको बोलते हैं सामाजिक न्याय, ठीक है ना। क्या मतलब हुआ कि भेदभाव जो फैला है उसे समाप्त करो, ठीक है, समाप्त कर दिया भेदभाव को, उसके बाद में व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए, विकास के लिए जो अवसर चाहिए वो प्रदान करो, ठीक है। अवसरों के संबंध में उन्हें कुछ सामाजिक सुरक्षा दो, ठीक, कुछ अधिकार दे दो, जैसे कि भेदभाव नहीं करो किसी के साथ में, कुछ अवसर दे दो, कानून के समक्ष सभी को समान मानो, ठीक है, आरक्षण जैसी कुछ सुविधाएं, विशेष अधिकार जैसी वो दे दो, बस हो जाएगा सामाजिक न्याय, सिंपल सा है, ठीक है। फिर चौथा आता है बच्चों आर्थिक न्याय। बेसिकली इसका अर्थ ये होता है कि सभी को जीवन यापन के लिए समान अवसर प्रदान करना, ठीक है ना, यानी कि सभी रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, इन सभी को प्राप्त कर सकें, इसके लिए उन्हें समान अवसर दे देने चाहिए। तो ऐसे लोगों की सहायता करना जो कार्य करने तथा अपनी जीविका अर्जित करने में सक्षम नहीं है, ये उसके पक्ष में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं घट्टा बंदा है, ठीक है, अब वो काम भी कर सकता है लेकिन सरकार उसे मुआवजा देती है, तो ये चीज गलत है। वही एक वृद्ध आदमी है जो कुछ कर नहीं सकता है, सही से देख भी नहीं पाता, हाँ, तो उसके लिए सही है कि आप उसे थोड़ा पेंशन वगैरह दे दो, लेकिन आप इकट्ठे को दे दो, ये तो ठीक नहीं है ना, वही चीज बताई जाती है। और इसके साथ में ये भी बताया जाता है कि हर व्यक्ति की जो मौलिक आवश्यकताएं होती है, जैसे कि भोजन, वस्त्र, रहने के लिए स्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य जल, चिकित्सा, ये सभी जो है उसे मिलनी चाहिए। और यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो जैसा कार्य करता है उसे उसके कार्य के अनुसार उसे पैसा यानी कि आजीविका मिलनी चाहिए, और लोगों को अपने विकास के लिए कुछ संसाधन भी प्राप्त होने, यही बात है, ठीक है ना। यानी कि आर्थिक तौर पे सरकार को यह देखना चाहिए कि जो हमारे नागरिक हैं समाज के, वो कैसे मजबूत हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा आजीविका के संसाधन उपलब्ध कराओ। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना आपका। विधिक न्याय क्या होता है और राजनीतिक न्याय क्या होता है। विधिक यानी कि न्यायालय, जज वगैरह से संबंधित, राजनीतिक यानी कि कुछ अधिकार दे दो, सरकार निर्माण कर दो, और इसके बाद में फिर सामाजिक न्याय आ जाता है, एंड देन आर्थिक न्याय आ जाता है, ये सारी चीजें। ओके, वेल, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख सकते हैं कि डिस्कस द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ जस्टिस। तो सबसे पहले आप समझो कि जस्टिस का मीनिंग ओनली क्या है, ये समझ लिया आपने।
उसके बाद में फिर आप समझ लेना कि भाई लीगल जस्टिस का मेन मीनिंग क्या होता है। ओके, फिर सेकंड आता है कि पॉलिटिकल जस्टिस जो है इसका क्या मीनिंग होता है। एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि सोशल जस्टिस, जो पार्ट अभी हमने देखा, ठीक है ना, सोशल जस्टिस के बारे में, उसका एक आयाम भी बनता है। तो सोशल जस्टिस का क्या आयाम है वो यहाँ पे देख लो। एंड देन सॉरी, ये तो हमारा थर्ड हो गया, ठीक है, ये हमारा थर्ड हो गया। एंड देन 5 आ जाता है इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है ना, तो आप इसे यहाँ से पढ़ लेना। वेल देखिए, यहां तक हमने अपने चैप्टर का अराउंड जो 40% पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। अभी 2 से 3 क्वेश्चन और बचे जिसमें आपका चैप्टर भी कंप्लीट। तो देखो भाई, जितना हो सकता है मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूं। अब अगर अभी तक का आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे मुझे अपना फीडबैक देके जरूर जाना, जो मैं आपको समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, वेल हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आ गए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना इसीलिए, ठीक है। और 11th क्लास का जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसके भी ज्वाइन कर लेना डेली बेसिस की अपडेट के लिए। और जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है ना, मैसेज करने डाउट वगैरह के लिए। देन अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन के यहाँ पे हम आगे लाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है, और ये प्रश्न बच्चों आपसे 4 मार्क्स से पूछा जाता है, वो भी 2 तरीके से। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का वर्णन करो, ठीक है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि अज्ञानता के आवरण के सिद्धांत का वर्णन करो, ठीक है ना। मेनली जो क्वेश्चन है वो आपसे अज्ञानता के आवरण के सिद्धांत के रूप में पूछा, ठीक है ना। तो ये 4 मार्क्स का आता है। और वहीं या पूछ लिया जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, तो वो भी यही पार्ट है। यानी कि एक ही क्वेश्चन को आपसे घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। तो जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत, ठीक है ना। आप ध्यान से समझना, सारी चीजें अच्छे से समझा दूंगा। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि सिद्धांत के अनुसार एक निष्पक्ष और एक न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित करना है, ठीक है ना। तो पहली लाइन से आपको क्या समझ में आया कि आप समाज के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको निष्पक्ष तौर पे और न्याय संगत एक नियम लेना है या फिर कोई न्याय करना है, ठीक है ना, वो भी निष्पक्ष तौर पे, ठीक है। तो ऐसे में उसे क्या करना है कि अपने आप को ऐसी जगह पे कल्पना करनी है जहां पे उसे ये लगे कि भाई समाज को निर्णय लेना है। जैसे मान लेते हैं एक टाइम के लिए आप समाज में रहते हैं, ठीक है, उस समाज का एक हेड बना दिया जाता है आपको, ठीक है। आपको एक यहाँ पे जो उस समाज का हेड बना जाता है कि आपको यहाँ पे सारे न्याय आपको ही करना है, ठीक है ना। तो ऐसे में आप कैसे वहां पे न्याय के लिए नियम बनाएंगे, तो वो हमें बताता है कि हमें निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने के लिए ऐसा करना है। ध्यान से समझना, और भी चीजें इसमें कि जब आपको हेड बना दिया तो अगर जब आपको नियम बनाने हैं ना, तो आपको ये सोचना है कि मतलब बेसिकली आपको ये नहीं सोचना है, ठीक है, मैंने सोचना बोलिया, आपको ये नहीं सोचना, आपको ये नहीं समझना, आपको अपने अस्तित्व को एकदम शून्य कर देना है। ये जानना है कि हम किस तरह के परिवार में जन्म लेंगे। आपको जब ये नहीं पता होगा आप उच्च जाति के होंगे या निम्न जाति के होंगे, जब आपको ये नहीं पता होगा आप गरीब होंगे, आप सुविधा संपन्न होंगे या सुविधा विहीन होंगे, ये जब आपको नहीं पता होगा तब हम यहाँ पे एक सही निर्णय ले पाएंगे, ठीक है। अगर हमें ये मालूम ही नहीं होगा कि हम कौन होंगे समाज में, तब हम जो भी नियम लेंगे, तो हम जो भी संगठन बनाएंगे, जो भी कानून बनाएंगे, उसमें हम सही निर्णय ही लेंगे। इसीलिए जॉन रॉल्स ने कहा है अज्ञानता के आवरण में सोचना, यानी कि आपको समाज के लिए नियम बनाना है, आपको देश के लिए नियम बनाना है, लेकिन उस देश में, उस समाज में आपकी क्या स्थिति होगी जब आपको ये नहीं पता होगा। सिंपल सी बात है, तब आप ऐसी बुरी से बुरी स्थिति में आप कैसे अपना विकास कर सकते हो, ऐसे नियम बनाओ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अज्ञानता के आवरण में सिद्धांत, ठीक है। दोबारा समझा देता हूं आपको। मान लीजिए ये एक समाज है, ठीक है, इस समाज में टोटल रहते हैं 100 लोग। 100 में से इन सभी ने एक व्यक्ति को चुना जो कि काफी पढ़ा लिखा है, ठीक है, इसे एक व्यक्ति को, और कहा कि तुझसे इस समाज के लिए अच्छे खासे नियम बनाने हैं, अच्छे खासे कानून बनाने हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो बंदा है इसे क्या करना होगा कि इसका जो खुद का अस्तित्व है इसे उसे करना होगा शून्य, यानी कि ये एक तरीके से नहीं जानता कि ये इन 100 लोगों के समाज में, 99 लोगों के समाज में ये क्या होगा, ठीक है ना। इसकी जो स्थिति है वो क्या होगी, अमीर गरीब, ऊंची जाति निम्न जाति, काला या गोरा कैसा होगा, कितना गरीब से गरीब हो सकता है, कितना अमीर से अमीर हो सकता है। तब जब इसको ये नहीं पता होगा, इसका अस्तित्व शून्य होगा, तभी ये समाज के लिए ऐसे निर्णय लेगा जो सही होंगे, ठीक है। एवं ये ऐसी कल्पना करेगा कि भाई अगर मैं बुरी से बुरी स्थिति में पहुंच जाऊं, गरीब से भी गरीब, नीचे से नीचे जाति में, तो वहां से कैसे मैं उठ पाऊंगा।
तो ये चीज इसे बताती है कि ये बुरी से बुरी स्थिति में लोगों को ऊपर लाने तक के लिए ऐसे नियम बनाएगा। तो इसी को बोलते हैं अज्ञानता के आवरण में सोचना, जस्ट जहां पे आपको नहीं पता कि आप कौन है और आपको निर्णय लेना, सिंपल सा। ठीक है भाई, आगे समझ में? अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत सिंपल सा है। चलिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहां से देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय या फिर जस्टिस ऑफ जॉन रॉल्स, ठीक है। एंड द सेकंड पार्ट इज दैट कि डिस्क्राइब द डॉक्ट्राइन ऑफ द इविल इग्नोरेंस है। ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वर्ड में। बेसिकली यहाँ पे जो थ्योरी है वो आपको लगानी है कि थ्योरी ऑफ द कवर ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करनी है द थ्योरी कवर ऑफ द थ्योरी ऑफ द कवर ऑफ इग्नोरेंस, ये चीज, ये पार्ट है, ओके, ठीक है ना। आप यहाँ से पढ़ लो इन सारी चीजों को और बाकी मैंने आपको समझा दिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ये वाला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये जो प्रश्न है ये आपसे 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 6 मार्क्स में भी, लेकिन इसमें से 2 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और 4 मार्क्स के भी 2 आ सकते हैं। आइए ध्यान से समझाता हूं। प्रश्न हमारा क्या है कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने के तरीकों की विवेचना करो, यानी कि आप सामाजिक न्याय को कैसे और ज्यादा बढ़ा सकते हो, कैसे इसको और मजबूत कर सकते हो, कैसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, तो वो हमें समझाना कि आखिर आप ये कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके बेसिकली यहाँ पे देखो 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 या 3 है। एक सेकंड, पहला तरीका ये हो गया, के बाद में तीसरा ये हो गया। हाँ, बेसिकली देखो 3 तरीके हैं, ठीक है ना। जिसमें से सबसे पहला तरीका क्या है कि समान लोगों के प्रति समान व्यवहार। पहला तरीका समान लोगों के प्रति समान व्यवहार। आइए ध्यान से समझते हैं, क्योंकि यही अलग अलग जो आपके 3 पार्ट है ना, इनको 4-4 मार्क्स से पूछा जा सकता है, याद रखना इस बात को। तो समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, देखो बेसिकली हम सभी एक मनुष्य हैं, हम सभी को पता है। मनुष्य होने के नाते हम सभी को एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए और एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है। ये तो एक नॉर्मल है कि सभी इंसान है तो सभी सम्मान के, सभी अधिकार के अधिकारी हैं, सिंपल है। अब इसके तहत सभी व्यक्ति को अपने जीवन जीने का अधिकार होता है, उन्हें स्वतंत्रताएं होती हैं, उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार होता है, ठीक है। और वो समाज में कहीं पे भी आ जा सकते हैं, जो भी अवसर निकलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनका उपयोग कर सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें राजनीतिक अधिकार भी आ सकते हैं। तो ये क्या है कि जो एक जैसा है, मतलब जो जैसा व्यक्ति है उसके साथ में हमने क्या किया, एक जैसे उसको अधिकार दे दिए मनुष्य होने के नाते। अब जैसे एक बात और कही जाती है कि जो भी समाज में अवसर निकलता है, नौकरी वगैरह जो भी है, ठीक है, जो भी लाभ संसाधन बंटवारा किया जाए, तो ऐसे में लोगों के साथ में वर्ग, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना है, ठीक है ना। आपको किसी बंदे को इस बात से जज नहीं करना है कि भाई तू नीचे वर्ग का है, तू नीचे जाति का, नीचे नस्ल का, नीचे लिंग का है, ठीक है, तेरा जेंडर अलग है, तो आपको इससे उसे जज नहीं करना, बल्कि आपको उसके काम और कार्यकलापों से जज करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मान लेते हैं कि एक अध्यापक है और एक पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति है, ठीक है ना, मजदूर है। तो ऐसे में ये जो सिद्धांत है समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, ये कहता है कि उसके कौशल और मेहनत के आधार पर उसे क्या मिलना चाहिए, पारिश्रमिक मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जैसे अध्यापक है तो ये पढ़ा रहा है, तो ऐसे में उसका कौशल है, उसकी मेहनत है कई सालों की, तब वो जाके पढ़ा रहा है, तो ऐसे में उसको पैसा ज्यादा मिलना चाहिए। वो एक पत्थर तोड़ने वाला मजदूर है, इसका मेहनत तो ठीक है, लेकिन कौशल के हिसाब से अगर हम देखें तो पढ़ाई वाले का अलग है और इसका अलग है, तो इसको पैसे थोड़ी कम मिलते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि 2 अध्यापक है, ठीक है, एक पुरुष शिक्षक है, एक महिला शिक्षक है, तो ऐसे में आप पुरुष शिक्षक को 100 रुपए दे देते हो और महिला शिक्षक को आप 90 रुपए देते हो, तो ये भाई गलत है, ये गलत है, क्योंकि दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ही जैसा पढ़ाते हैं। हाँ, ये चीज अलग है कि उनका जेंडर अलग है, आप महिला को पैसे इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपका जेंडर अलग है, तो ये चीज गलत है भाई। तो समान लोगों के प्रति समान व्यवहार यही कहता है कि जो एक जैसा काम करता है, जो एक जैसे कार्य करता है, ठीक है, उसे एक जैसा वेतन दो, उसके आधार पे आप वर्ग, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसको बोलते हैं समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, ओके। चलिए अब दूसरा आ जाता है हमारा यहाँ पे कि समानुपातिक न्याय, ठीक है। अब समानुपातिक न्याय, अब ना जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल, जैसे एक मेल टीचर है, ठीक है ना, एक मेल टीचर है और एक है फीमेल टीचर, ओके। तो मेल को आपने 100 दिए और फीमेल को आपने 90 दे दिए, तो ये चीज क्या है, रॉन्ग है, किसके अकॉर्डिंग, जो समान मतलब उसके अकॉर्डिंग। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि जब आप सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार करते हैं तो ये गलत हो जाता है, ठीक है ना। कैसे गलत होता है, आइए मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली देखो, किसी विशेष स्थिति में हर एक व्यक्ति के साथ में एक जैसा व्यवहार करना ये गलत हो सकता है। कैसे हो सकता है ये समझो। बेसिकली एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं आप परीक्षा देने के लिए गए हो, ठीक है। अब परीक्षा में ये 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कॉपी में अच्छे नंबर लिखे हैं, ठीक है, उन्होंने लिखा इस तरीके से कि उन्हें 100 में से कम 80 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है।
लेकिन आपने कहा कि सभी भाई विद्यार्थी हैं, तो हम एक काम करते हैं, इनको ना जैसे सभी विद्यार्थी हैं तो 100 में से हम इनको सभी को ना 50-50 नंबर दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज भाई गलत हो जाएगी, क्योंकि किसी बंदे ने लिखा भी नहीं होगा उसे भी 50 नंबर, जिसने 80 का लिखा है उसे भी 50 नंबर, तो ये चीज गलत है। बेसिकली क्या होना चाहिए यहाँ पे कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी मेहनत के अनुसार, उसके कार्य कौशल के अनुसार अंक मिलने चाहिए, तभी ये न्याय संगत होगा। इसीलिए समानुपातिक न्याय क्या कहता है कि जब भी हम किसी कार्य के लिए वांछित मेहनत, कौशल और संभावित खतरे आदि को ध्यान में रखकर पारिश्रमिक देंगे तो ये उचित न्याय होगा, ठीक है। बेसिकली जो सिद्धांत हमारा समान बर्ताव वाला है ना, उसका इस न्याय के, इसके समानुपातिक न्याय के साथ में संतुलन बैठाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम सबके साथ में एक ही जैसा व्यवहार करते जाएंगे, जैसे सभी विद्यार्थी को एक जैसे अंक दे देंगे, तो ये गलत है भाई। कोई अच्छा लिखता है, कोई सही नहीं लिखता है, कोई गलत लिखता है, कोई बहुत अच्छा लिखता है, उस हिसाब से नंबर देंगे। तो वही बात कही जाती है कि जो समान बर्ताव का सिद्धांत है ना, इसको समानुपातिक न्याय के सिद्धांत में संतुलन बैठाना पड़े, ठीक है भाई। आगे समझ में, ये हो गया दूसरा वाला पार्ट। अब बारी आती है तीसरे पार्ट की। तो तीसरा पार्ट हमारा सिंपल सा है कि विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। आप इसे तो आसानी समझ जाएंगे, क्योंकि देखो जब भी हम पारिश्रमिक का, कर्तव्यों का, लाभ का वितरण करें, तो हमें कुछ विशेष जरूरत वाले लोग होते हैं, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि समान बर्ताव का जो सिद्धांत है उसमें क्या है कि एक जैसे लोग जो उनके साथ एक जैसा व्यवहार करो, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि ये जो सिद्धांत है हमारा, इसमें यह कहा गया है कि कुछ लोग जो महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है, उनके साथ अन्य व्यवहार करो। जैसे मान लेते हैं कि जो विकलांगता वाले लोग हैं, अभी हमारे से चल फिर तो सकते नहीं, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, इनके साथ में कुछ खास मामलों में असमान और विशेष सहायता की जाती है, कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, कुछ विशेष पेंशन दी जाती है, कुछ ऐसा इनको मतलब अच्छा करवाया जाता है इनके साथ में, ये कही जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि जो समान बर्ताव का हमारा सिद्धांत है, जिसमें एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना है मनुष्य होने के नाते, तो उसी में यह कह दिया गया है विशेष जरूरत वाले ख्याल के तहत कि जो कुछ लोग, जब हम पारिश्रमिक दे रहे हो, कर्तव्यों का, संसाधनों का, लाभों का बंटवारा है, तो हमें देख लेना चाहिए उसकी स्थिति कैसे। जैसे विकलांग है और एक रनर है, एक नॉर्मल बंदा है, तो ऐसे में रनर के लिए अलग बात होनी चाहिए, विकलांग के लिए अलग, और एक नॉर्मल बंदे के लिए अलग बात होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे आ जाती है। ओके, देखिए तीनों पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। चलिए, तो सामाजिक न्याय के स्थापित करने के तरीकों में सबसे पहला समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, जो एक जैसा है उनके साथ एक जैसा व्यवहार, ठीक है भाई। अब जो दूसरा है वो ये है समानुपातिक न्याय, जिसमें हमें देखना होता है कि हमें मेहनत के आधार पे, कार्य कौशल के आधार पे, खतरे के आधार पे ये देखना चाहिए, तब हमको न्याय करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कुछ लोग विशेष मामलों में जो है वो अलग होते हैं, तो विशेष जरूरतों का ख्याल उनका रखना चाहिए। ओके, वेल, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख सकते हैं कि डिस्कस दी वेज टू एस्टेब्लिश सोशल जस्टिस। तो कौन कौन से वे हैं सोशल जस्टिस को इस्टेब्लिशमेंट करने के। तो सबसे पहला है बच्चों, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल पीपल, ठीक है ना। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल पीपल, सिंपल है, इसे आप समझ जाएंगे आसान तरीके से, ठीक है। एंड देन द सेकंड पार्ट इज दैट कि प्रोपोर्शनल जस्टिस। अब ये जस्टिस कैसे कार्य करता है वो आप यहां से पढ़ दो, ओके। एंड देन द थर्ड पार्ट इज दैट कि स्पेशल नीड केयर जस्टिस, है ना। तो स्पेशल नीड केयर जस्टिस क्या होता है आप यहां से पढ़ लो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो अभी जो है वो हमारे दो प्रश्न और बच रहे हैं, ध्यान से समझ लेना, ओके। चलिए पहला प्रश्न है कि भाई मुक्त बाजार बनाम के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क लिखो। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुक्त बाजार, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। फिर आपको इसके पक्ष में 2 से 3 वर्ड लिखने हैं, मतलब 2 से 3 बातें लिखनी है, और विपक्ष में 2 से 3। आइए ध्यान से समझते हैं, 5 मिनट लगेगा वीडियो कंप्लीट। देखो मुक्त बाजार बनाम का मतलब सिंपल सा ये है यार, मुक्त बाजार का मतलब क्या होता है। देखो बाजार प्लस में मुक्त, यानी कि जहां पर पूरी तरीके से खुली प्रतियोगिता हो, ठीक है ना। खुली प्रतियोगिता के द्वारा योग्य व सक्षम व्यक्ति को सीधा फायदा पहुंचाने व राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी, यानी कि मुक्त बाजार जो है वो सिंपल सा क्या कहता है कि हर एक बाजार में खुली प्रतियोगिता होती है, ठीक है। और ये कौन कर सकता है, जो योग्य होगा, जिसमें योग्यता होगी वही प्रतियोगिता कर पाएगा, ठीक है। और इस बाजार में किसी भी तरीके का राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसे में ये बहस तेज हो जाती है कि भाई जो लोग अक्षम है, जैसे विकलांग है, जो इनके पास सुविधा नहीं है, तो क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनको उनके लिए जो है कुछ खास बातों को करे। तो इसीलिए जो है मुक्त बाजार के विपक्ष और पक्ष में बातें उठती, ठीक है ना। अभी पक्ष के बारे में तो आपको ये पता ही चल गया कि ये विरोधी है सरकार के, ध्यान से समझ लें सारी चीजें। मुक्त बाजार के पक्ष की पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मुक्त बाजार के पक्ष की बात करते हैं तो सबसे पहला देखो, ये बात करता है कि बाजार जो है वो किसी भी व्यक्ति की जाति की, किसी भी व्यक्ति के धर्म के, किसी भी व्यक्ति लिंग की, संस्कृति, भाषा, इसकी परवाह नहीं करता है।
फिर चाहे आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो, डज नॉट मैटर। मैटर ये करता है कि भाई जो आपकी योग्यता है, आपका जो कौशल है, आप संसाधन कैसे जुटा सकते हो, क्या आप मार्केटिंग कर सकते हो, क्या आप बाजार कर सकते हो, क्या आप बाजार में अपना पैर जमा सकते हो। अगर आपकी योग्यता है, कौशल है आपके पास में, तो मुक्त बाजार आपके लिए खुला है असीम संभावनाओं के साथ में, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं मुक्त बाजार पक्ष के बारे में, ठीक। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये कहा जाता है कि इसके नागरिक जो है, बेसिकली जो मुक्त बाजार होता है, जब खुली प्रतियोगिता होती है बहुत सारी कंपनियों में, तो इससे क्या होगा कि नागरिकों को अधिक से अधिक विकल्प मिलेंगे, ठीक है ना। उनको एक एक चीज खरीदने के लिए बहुत से विकल्प मिलेंगे, और इसी वजह से उन्हें जो भी वस्तु मिलेगी वो उसमें उसकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी तो बढ़ेगी, साथ में क्वालिटी इज द मोर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट, ठीक है ना, कि क्वालिटी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होके मिलेगी, क्योंकि प्रतियोगिता होगी तो सभी यही सोचेंगे भाई कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी में उसे मिले, ठीक है। अब देखो जैसे क्या हुआ कि विकल्प चुनने का मौका मिल गया, बहुत ज्यादा से ज्यादा अच्छी गुणवत्ता वाली मिल गई, और सिंपल सी बात है कम कीमत में मिलेगी और अधिक मिलेगी, तो ये क्या है, ये मुक्त बाजार के पक्ष आ जाते हैं। और ठीक इसी के उलट जो है वो विपक्ष आ जाता है। कैसे, देखो कई लोग जो वो ये कहते हैं कि भाई हम जो प्रतिबंध है इसके वो स्वीकार करने को तैयार होंगे, लेकिन यहाँ पे राज्य जो उचित हस्तक्षेप करे, यानी कि मुक्त बाजार में ये जो विपक्षी लोग हैं वो ये कहते हैं कि राज्य जो है यहाँ पे उससे हस्तक्षेप करना चाहिए, यहाँ पे प्रतिबंध होने चाहिए। लेकिन जो पक्ष के लोग वो क्या कहते हैं कि सरकार का यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं होगा, प्रतिबंध नहीं होगा, ठीक है। विपक्षी कहते हैं कि भाई मुक्त बाजार जो है ना, एक तरीके से जो लोग ऑलरेडी ताकतवर है, जो धनी लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, इनके हित में काम करता है एक तरीके से, ठीक है। इसका प्रभाव सुविधा विहीन लोगों के लिए अवसरों से वंचित होना हो सकता है, यानी कि वे लोग जो सुविधा विहीन है उनके लिए जो भी अवसर आता है, तो ये जो मुक्त बाजार वाले लोग हैं, बड़े बड़े धनी व्यापारी, ये ले जाएंगे, गरीबों को तो मिलेगा ही नहीं, तो ये विपक्षी कहते हैं। और साथ ही विपक्षी ये भी कहते हैं कि राज्य की ये जिम्मेदारी है कि जो लोग वृद्ध हैं, जो लोग रोगी हैं, ठीक है, जो विशेष मामलों में बेसिकली प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, तो सरकार की ये जिम्मेदारी कि उनके लिए कुछ अच्छा करे, ठीक है। तो विपक्षी कहते हैं कि भाई मुक्त बाजार तो चलो ठीक है, लेकिन जो लोग प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, रोगी हैं, वृद्ध हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ सरकार को करना चाहिए, तो यही बात आ जाती है। तो मुक्त बाजार के पक्ष आपको समझ में आ गए, फिर आपको इसके विपक्ष में समझ में आ चुके होंगे, ठीक है ना भाई। वेल, मुक्त बाजार है क्या आप समझिए, उसके बाद में इसके पक्ष की बात है और इसके विपक्ष की बात। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख सकते हैं कि भाई राइट और आर्गुमेंट फॉर अगेंस्ट फ्री मार्केट, ठीक है ना, अगेन फॉर एंड अगेंस्ट फ्री मार्केट, यानी कि आपको फॉर में, ठीक है ना, और अगेंस्ट में, दोनों में लिखना है। तो मीनिंग समझ लो कि फ्री मार्केट का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग यहाँ से आप समझ लेना, पूरा का पूरा ये गोला बना दिया मैंने, ठीक है, यहाँ से मीनिंग समझ लेना। एंड देन द सेकंड पार्ट इज दैट कि इन फेवर ऑफ द फ्री मार्केट, ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट इज दैट कि इन फेवर, सॉरी, इन अगेंस्ट ऑफ फ्री मार्केट या फिर कॉन्स ऑफ फ्री मार्केट, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो। ओके बच्चों, एक सबसे आखिरी प्रश्न आ जाता है जो कि अभी हमने जो सिद्धांत वाला देखा था ना, उसी का ही है कि भाई जो विशेष जरूरतों का सिद्धांत है, क्या ये समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है, आपको ये बताना है। मैं आपको दोनों सिद्धांत पहले समझा देता हूं। देखो, विशेष जरूरतों का सिद्धांत और समान बर्ताव, समान बर्ताव में क्या होता है कि हर एक जो व्यक्ति है, ठीक है, उसे किसी भी आधार पर भेदभाव के बिना समान अवसर दिए जाएंगे, समान न्यायपूर्ण बंटवारा उनके साथ में किया जाएगा। लेकिन विशेष जरूरतों का सिद्धांत क्या है कि कुछ लोग विशेष मामलों में जरूरत होते हैं, जैसे विकलांग वगैरह, तो ऐसे में क्या, ये अगर हम ये विशेष जरूरतों का जो सिद्धांत है वो उसे लागू करते हैं तो कि ये समान बर्ताव के सिद्धांत को गलत साबित करेगा, ये बताना है। तो ध्यान से समझ लेना, आपको समझा दूंगा। देखो, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के जो तरीके हैं, फिर चाहे वो समान बर्ताव का सिद्धांत हो, चाहे विशेष जरूरतों का सिद्धांत हो, चाहे समानुपातिक न्याय, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये कहना गलत हो जाएगा भाई कि जो विशेष जरूरतों का सिद्धांत है ये समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है, ये गलत हो जाएगा। अब कैसे होगा, ध्यान से समझिए। बेसिकली समान बर्ताव का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, क्योंकि जो लोग एक जैसे हैं उनके साथ में एक जैसा बर्ताव किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो लोग कुछ संदर्भों में, महत्वपूर्ण संदर्भों में एक जैसे नहीं है, तो उनके साथ में विभिन्न ढंग से बर्ताव करते हैं, अच्छी विशेषताएं देते हैं उन्हें। जैसे कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है और कोई एक विकलांग व्यक्ति है, तो ऐसे में ये समान बर्ताव का सिद्धांत क्या कहता है कि भाई जो सभी व्यक्ति हैं तो सभी को अवसर वगैरह मिलने चाहिए। लेकिन विशेष जरूरतों का सिद्धांत ये कहता है कि अवसर तो मिलने चाहिए, लेकिन विकलांग लोगों के लिए इसमें कुछ छूट होनी चाहिए, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं। अब इसी आधार पर यह कहा जाता है कि समाज में जो भी लोग हैं, किसी भी के साथ में वर्ग, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना है, उन्हें उनके काम से जानना है, उनके क्रियाकलापों के हिसाब से जानना है, ना कि उनके समुदाय के सदस्य के नाम से जानना है, ठीक है।
अब इसी चीज को हटाने के लिए, भेदभाव को और ज्यादा खत्म करने के लिए भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान भी इसी सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छा हाँ, एक बार दोबारा समझ लेना आप इस पार्ट को अच्छे तरीके से जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से समझ सकते हैं कि वेदर द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल नीड्स is against the principle of equal treatment to all. Explain. That's not a right. Because of that, the answer is here. Okay. You can read out. Okay. Now, यहाँ पे जो है वो हमारा आज का ये जो वीडियो है जिसमें हमने आपका चैप्टर नंबर जो 4 है सामाजिक न्याय, इसको कंप्लीट बहुत अच्छी तरीके से मात्र 32 से 33 मिनट में अच्छी तरीके से समझ लिया है। और आई होप बच्चों कि आपको अच्छी तरीके से जो भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे समझाया है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, देखिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपने करना क्या है, जितना हो सके बच्चों उतना इस वीडियो को क्या करो, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ में शेयर कर दो। ठीक, और सभी बच्चे पहले तो लाइक कर दो इस वीडियो को, ठीक है ना, लाइक करोगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और साथ ही सभी बच्चे मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देना कि जो मैंने आपको समझाया क्या वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे वीडियो को रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।